मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बापुले, एसोसिएटेड प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। आज के इस वीडियो से पहले अपन ने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित 3 एक्ट की चर्चा की। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। ये एक्ट ऐसा पहला एक्ट था जिसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको नियंत्रित करने के लिए लाया गया। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि सन 1599 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उस समय की महारानी एलिजाबेथ टेलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। उसके पश्चात हम ये भी जानते हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य भी है, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस ये समय समय पर भारत आए, मुगल दरबार में आए। जहांगीर से इन्होंने व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और सबसे पहली कोठी इन्होंने जो व्यापारिक कोठी थी सूरत में स्थापित की और समय के साथ इन्होंने भी व्यापार का दायरा बढ़ाया और पूरे भारत पर धीरे धीरे करते करते अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। और कंपनी में जो समय के साथ भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया था उसको दूर करने के लिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 पारित किया गया। इसके पश्चात जब पिट प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ये एक्ट लाया गया सन 1783 में और उसके पश्चात एक और अधिनियम लाया गया सन 1786 में। इसको भारत परिषद अधिनियम कहा गया। ये जो 3 अधिनियम थे इनके माध्यम से तत्कालीन समय की ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्वरूप था, जो ढांचा था, उसको नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई। उसके पश्चात जो महत्वपूर्ण एक्ट लाए गए उसमें था चार्टर एक्ट सन 1793, चार्टर एक्ट सन 1813 और चार्टर एक्ट 1833। इन चार्टर एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। सन 1599 से लेकर के जो सन 1615 तक का समय था वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक शक्तियां अर्जित करने की चेष्टा की। सन 1615 के पश्चात उसने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया और तब से लेकर के सन 1857 तक, जब तक कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं हो गया था, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में रहा और इसी शासन को नियंत्रित करने के लिए ये एक्ट लाए गए। उसके पश्चात सन 1858 में जो ये शासन था भारत का, ये पूरा का पूरा शासन जो था ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया और उसके पश्चात ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का या ब्रिटिश सम्राट का शासन भारत में स्थापित होता है। तो प्रारंभ में सन 1857 इसका शासन था और उनको शासन को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिनियम लाए गए। सन 1813 का जो अधिनियम था उसका उद्देश्य था मुख्य रूप से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का जो यूरोप के साथ व्यापार था वो बंद हो गया था और उस व्यापार को पूर्वी देशों के पास स्थानांतरित करने के लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करने के लिए ये चार्टर एक्ट 1813 लाया गया था और उसमें और भी कुछ प्रावधान थे। अपन इन समस्त प्रावधानों की बात करेंगे। आज बात करेंगे पर मुख्य रूप से ये 3 जो चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833, इनकी आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये संवैधानिक विकास से संबंधित जो भी तथ्य है वो आपके सामने आते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट और भारत का संवैधानिक विकास। चलिए अपन विधिवत रूप से शुरुआत करते हैं 1793 के चार्टर एक्ट से। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए शुरुआत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, फिर 1784 और 1786। उसके पश्चात महत्वपूर्ण एक्ट आता है सन 1793 का चार्टर एक्ट। इसके जो मुख्य प्रावधान थे वो इस प्रकार से थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, यानी कि अभी आपको याद होगा मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया था
कि भारत में दोहरे शासन, द्वैध शासन जिसे कहा गया, उसकी स्थापना की गई। बंगाल में द्वैध शासन, और ये सन 1858 तक चला। और इस द्वैध शासन का तात्पर्य था कि दो प्रकार का प्रशासन स्थापित किया गया, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दो संस्थाएं थी जो भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। इसलिए इन्हीं दोनों के माध्यम से शासन का संचालन करना द्वैध शासन कहलाया। तो पिट्स इंडिया एक्ट, सॉरी अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपन पीछे चले, एक बार आगे चलते हैं। ये 1793 की बात कर रहे हैं अपन। 1784 में जो ये पारित किया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये जो बनाए गए थे, इनसे यहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना होती है और ये सन 1858 तक चलता रहता है। ये जो दो संस्थाएं थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके दोनों के प्रशासनिक अधिकार अलग थे और दोनों की जिम्मेदारियां या यूं कहें उत्तरदायित्व अलग थे। इस कारण से दोनों में कोई समानता नहीं थी और दोनों अपने तरीके से शासन का संचालन करते थे, जिससे भारतीय प्रशासन में व्यवधान आता था। सन 1793 का जो चार्टर एक्ट है, उसमें कंपनी के शासनाधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। यानी कि हर बार जब भी ये एक्ट पारित किया गया और उसमें यही प्रावधान था कि कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। तो सबसे पहले 1599 में कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, वो 15 वर्षों के लिए दिया गया और उसके पश्चात आगामी 20 वर्ष के लिए हर बार इसको बढ़ाया जाता रहा है। तो चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से भी कंपनी के शासन के अधिकार को आगामी 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भारत में लिखित कानून द्वारा शासन यानी कि विधि के शासन की नींव रखी गई। पहली बार भारत में विधि के शासन की शुरुआत इस 1793 के एक्ट के माध्यम से होती है और कानून लिखित रूप में बनाए जाने का प्रावधान किया गया। गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वो इन कानूनों को लिपिबद्ध करके उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करे और उसी के आधार पर शासन का संचालन किया जाए। आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजों ने इस 1793 के चार्टर एक्ट के माध्यम से जो कानूनों की लिखित व्यवस्था प्रारंभ की थी, वो व्यवस्थाएं भारत की आज़ादी तक चलती रही और अंग्रेजों ने ही भारत में विभिन्न प्रकार की दंड संहिताओं का निर्माण किया था, जो आज भी चल रही है। आज भी हमारी जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारे कानून है, भारतीय दंड संहिता कह ली जाए या इसी प्रकार CRPC जो भी कह ली जाए, वो सारी की सारी अंग्रेजों की देन है। और 1793 के चार्टर एक्ट के पश्चात भारत में इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की संरचनाएं बननी प्रारंभ हो गई थी और कानून लिखित रूप में प्रस्तुत होने लगे थे। अब तक कानून लिखित नहीं हुआ करते थे और यहीं से चूंकि कानून लिखित होने प्रारंभ हो गए तो विधि के शासन का प्रारंभ होता है। और आपको यह भी याद होगा कि ब्रिटेन के शासन की सबसे बड़ी विशेषता विधि का शासन ही है, जिसकी शुरुआत भारत में भी उन्होंने 1793 चार्टर एक्ट से की थी। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना निर्धारित किया गया। जहां कहीं पर भी इस प्रकार के लिखित कानून होते हैं, उन सब कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार हमेशा न्यायपालिका को ही दिया जाता है। और यहाँ पर भी भारत में 93 के एक्ट के द्वारा न्यायपालिका को यह अधिकार दिया गया कि जो भी कानून गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के द्वारा बनाए जाए, उनकी अंतिम रूप से व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की जाएगी। आपको यह भी याद होगा, इससे पहले कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी और उसी, हालांकि वो भारत के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उसको सुप्रीम कोर्ट की संज्ञा दी गई, इसलिए ये अधिकार उस सुप्रीम कोर्ट में निहित किया गया। गवर्नर जनरल और गवर्नर की परिषद में सदस्यता हेतु 12 वर्ष तक भारत में रहने का अनुभव आवश्यक कर दिया गया। ये भी एक विशेष शर्त इसमें जोड़ी गई चार्टर एक्ट 1793 में कि भारत का गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी और उस परिषद में जो सदस्य होंगे, जैसे कि अब तक जो परिषद थी उसमें 6 सदस्यों का प्रावधान था, उनके लिए शर्त लगा दी गई कि वो सारे के सारे व्यक्ति वही होंगे जिन्होंने भारत में अपने 12 वर्ष पूरे कर लिए। यानी कि भारत में 12 वर्ष रहने का जो अनुभव था वो इन सदस्यों को होना चाहिए, चाहे वो गवर्नर जनरल हो, चाहे वो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य हो। बिना 12 वर्ष की अवधि के अनुभव के उनको इस परिषद में और गवर्नर जनरल की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना गया।
बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजकोष से देने का प्रावधान किया गया। ये 1793 के चार्टर एक्ट से शुरू होता है। जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य थे उन सभी सदस्यों का वेतन तो जो था वो भारतीय राजकोष से देना प्रारंभ कर दिया गया। अंग्रेजों का यह मानना था क्योंकि ये भारत का प्रशासन चलाते हैं इसलिए इनका वेतन भी भारत से ही दिया जाना चाहिए। एक सदस्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष बनाया गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो सदस्य हुआ करते थे उनमें से एक सदस्य वरिष्ठता के आधार पर उस कंट्रोल का बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर जनरल की इच्छा से की जाती थी। गवर्नर जनरल को परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि गवर्नर जनरल को एक प्रकार से वीटो पावर दे दी। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 6 सदस्य थे वो 6 सदस्य ही निर्णय लिया करते थे। गवर्नर जनरल उनको अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करता था या अंतिम सहमति देता था। तो इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि अगर गवर्नर जनरल को ये अनुचित लगे तो वो परिषद के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है यानी कि उनको लागू करने से इनकार कर सकता है। एक प्रकार से गवर्नर जनरल को वीटो पावर दिया गया। अब गवर्नर जनरल प्रांतीय गवर्नरों और सेनापति की नियुक्ति को सम्राट की अनुमति आवश्यक होगी। इसमें एक व्यवस्था ये की गई इस चार्टर एक्ट के द्वारा कि गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और जो सेनापति की नियुक्ति होती थी उन सबको सम्राट की अनुमति आवश्यक कर दी गई। 3 पदाधिकारी, गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर, चूंकि उसमें जो प्रांत थे 4 प्रांत थे उनकी, और सेनापति की नियुक्ति सम्राट की अनुमति से ही होगी, बिना सम्राट की अनुमति के नहीं हो सकती। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उनकी जो नियुक्ति का अधिकार था वो अधिकार एक प्रकार से छीनकर सम्राट को सौंप दिया गया। अब इन पर सम्राट की अनुमति से ही नियुक्तियां हो सकती थी। अगला आता है चार्टर एक्ट 1813। ये भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका एक प्रावधान जो भारत के लिए काफ़ी सराहा गया था उसके कारण से इसको काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद हो जाने के कारण कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए अधिनियम लाया गया। ध्यान दीजिएगा, चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया गया था? इसके पीछे कारण था अंग्रेजों के यूरोपीय व्यापार बंद हो जाने के कारण। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी और उस स्थापना के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का, पूर्वी देशों मतलब जो ब्रिटेन के पूर्व में थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार प्रदान किया गया था, उस एकाधिकार के कारण से पूरा का पूरा पूर्वी इलाका जिसमें एशिया और अफ्रीका शामिल था, इस एशिया और अफ्रीका पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हो गया। और जो बाकी इलाका जो था विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और लैटिन अमेरिका, इनके साथ व्यापारिक संबंध ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए जाते थे। यानी कि एक प्रकार से उधर सरकारी व्यवस्थाएं थी और इस तरह पूर्वी देशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्थाएं थी और उसका एकाधिकार था। क्योंकि अंग्रेजों का यूरोपीय देशों के साथ, अमेरिका और उत्तरी लैटिन अमेरिका महाद्वीप के साथ जो व्यापारिक संबंध थे वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। यूँ कह लीजिए कि उनके साथ व्यापार बंद हो गया। और इधर भारत के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी उसकी प्रगति दिन दूनी रात चौगुनी की गति से बढ़ रही थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए और पूर्वी देशों के साथ ब्रिटिश सरकार खुद व्यापार कर सके इसकी अनुमति प्रदान करने के लिए चार्टर एक्ट 1813 पारित किया गया। मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त करना, ताकि ब्रिटिश सरकार भी पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित कर सके। इसके मुख्य प्रावधान जो थे वो इस प्रकार के थे। कंपनी के भारतीय व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि सबसे पहला कदम क्या उठाया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल वो भारत के साथ व्यापार करने की अधिकारी नहीं होगी। इसका मतलब एक प्रकार से भारत के साथ जो व्यापार करने की एकमात्र अनुमति ईस्ट इंडिया कंपनी को होती है कि दूसरी कोई भी कंपनी, कोई भी देश, यहाँ तक कि ब्रिटिश सरकार भी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी। इस शर्त को समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध बना सकती थी, भारत से व्यापार कर सकती थी।
किंतु कंपनी का चाय व चीन से व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार उसका समाप्त कर दिया गया। उसको अधिकार दिया गया कि एक तो वो चीन के साथ व्यापार कर सकती है और दूसरा चाय का व्यापार कर सकते हैं। चाय का व्यापार वो किसी भी देश के साथ कर सकते हैं। मुख्य रूप से उस समय जब चार्टर एक्ट 1813 पारित हुआ था, उस समय 3 देश ऐसे थे जो चाय के बड़े उत्पादक भी थे और बड़े उपभोक्ता भी थे। इनमें एक था श्रीलंका, एक था भारत और एक था चीन। इन 3 देशों के साथ विशेष रूप से चाय के संबंध, चूंकि अंग्रेज ही चाय लेकर आए थे, अंग्रेजों को चाय पसंद थी, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का बाकी सारा का सारा व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चाय का व्यापार करने का अधिकार उसका बना रहा और चाय का व्यापार वो किसी भी देश के साथ कर सकते थे। भारत के साथ भी बाकी व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त नहीं किया गया। चाय का व्यापार करने का अधिकार उसका बना रहा। इसके अलावा जो चाइना था, चाइना के साथ व्यापार करने का अधिकार भी उसको बना रहा, क्योंकि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। पूर्वी देशों में एशिया शामिल था और एशिया में चाइना भी शामिल था। चाइना के साथ भी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो व्यापारिक कार्य करती थी और इस एक्ट के माध्यम से चीन के साथ व्यापार करने का उसका एकाधिकार बनाए रखा गया। दूसरा था 1 लाख रुपया वार्षिक भारत में साहित्य तथा शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। इसमें यूं कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत की शैक्षणिक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया और वार्षिक 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा और भारत के साहित्य के विकास के ऊपर खर्च करने का प्रावधान इस एक्ट के माध्यम से किया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया। कंपनी के शासनाधिकार को 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। जैसा कि पहले भी कहा गया कि हर बार विभिन्न प्रकार के एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया और इस चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से भी कंपनी के शासनाधिकार को आगामी 20 वर्ष के लिए, यानी कि 1813 से लेकर के 1833 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। इसी के पश्चात भारत में ईसाई मिशनरीज आने प्रारंभ हुए और भारत में ईसाई धर्म का प्रसार प्रारंभ हुआ और भारत में ईसाई समूह बनने लगे। जब भारत में ईसाई मिशनरीज आई और ईसाइयों ने ईसाई धर्म का प्रसार किया, इसके पश्चात बहुत से ऐसे भारतीय थे और आदिवासी थे जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया और भारत में ईसाइयों की संख्या बढ़ने लगी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरीज जो ब्रिटेन में कार्यरत थी उन सबको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति को परिभाषित किया गया व विस्तारित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण रखती थी, भारतीय प्रशासन का संचालन करती थी, उनकी क्या शक्तियाँ होगी, वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, कहाँ तक उनकी शक्ति कार्य करेगी, किसका वीटो उस पर कार्य करेगा, उनकी किस प्रकार से नियुक्तियाँ होगी, किस प्रकार से उनको हटाया जाएगा, वो सारी की सारी बातें 1813 के चार्टर एक्ट में लिखी गई। यानी कि उनकी शक्तियों को सही रूप में परिभाषित किया गया पहली बार। यानी कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनकी स्थापना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इनकी शक्तियों को, इनके एकाधिकार को, इनकी व्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया। अगला है चार्टर एक्ट 1833 और इसके मुख्य प्रावधान देखिएगा। कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया। वो कंपनी जिसको 1599 में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई थी, उस कंपनी की समस्त व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे नियंत्रित होने लगी। 1813 के चार्टर एक्ट से भारत के साथ जो उसके व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चाय के साथ व्यापार को रखा गया। भारत के साथ, सिर्फ भारत के साथ उसका एक ही व्यापारिक संबंध रहा था, वो था चाय। इसके अलावा बाकी समस्त एकाधिकार उसको समाप्त कर दिए गए। चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति उसको जारी रखेगी। चार्टर एक्ट 1833 में एक और बड़ा परिवर्तन किया। कंपनी के साथ में जो व्यापारिक कंपनी थी उसकी समस्त व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि जिस कंपनी की स्थापना सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से हुई थी, जिस कंपनी को सिर्फ
व्यापार करने का अधिकार दिया गया था, उस कंपनी की संपूर्ण व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। अब वो किसी भी तरह का व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते। फिर अब कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करना था, क्योंकि कंपनी ने धीरे धीरे भारत में अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया था। कई प्रेसिडेंसियों की स्थापना हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट आदि की स्थापना भी इसके द्वारा कर दी गई थी। इसलिए अब कंपनी के दो प्रकार के कार्य हो गए, एक तो व्यापारिक और एक राजनीतिक। तो 1833 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी के संपूर्ण व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। अब वो व्यापार करने वाली शक्ति नहीं रही। जिस कंपनी की स्थापना 1599 में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी, उसके व्यापारिक कार्य 1833 के चार्टर एक्ट से समाप्त कर दिए गए। अब वो केवल एक राजनीतिक इकाई बनकर रह गई, यानी कि भारत का राजनीतिक प्रशासन इस कंपनी के द्वारा चलाया जाना प्रारंभ कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पदवी को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। ये देखिएगा 1773 के चार्टर एक्ट से, जो रेगुलेटिंग एक्ट से जो चीज़ बनाई गई थी, जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। और अब इस 1833 के एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। यानी कि अब तक तो वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, और उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी भी कर दी गई थी। और इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब तक वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसके अधीन बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी भी आती थी, लेकिन 1833 के एक्ट से उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। सभी शक्तियां उसमें समाविष्ट कर दी गई। अब गवर्नर जनरल द्वारा पारित कानून विनिमय के स्थान पर अधिनियम कहलाएंगे, यानी कि गवर्नर जनरल में सारी की सारी शक्तियां समाहित कर दी गई। चूंकि वो भारत का गवर्नर जनरल हो गया, इसलिए पूरे भारत पर प्रशासन करने का अधिकार जो था वो गवर्नर जनरल के पास आ गया। और गवर्नर जनरल द्वारा जारी किया गया आदेश और उसके द्वारा बनाया गया कोई भी नियम वो अब कानून कहलाया जाने लगा। अधिनियम बन गया, यानी कि कानून का मतलब होता है अधिनियम। तो वो नियम नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया, अधिनियम बन गया। विनियम का मतलब होता है किसी और के द्वारा बनाया जाना और किसी और के द्वारा लागू किया जाना। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था वही कानून बनाता भी था और वही कानून लागू भी करता था, इसीलिए इसको अब अधिनियम कहा जाने लग गया। सभी भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्ति हेतु योग्य माना गया। ये एक बहुत ही विशेष प्रावधान था। हालांकि इसको वास्तविक रूप से लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि हमेशा भारतीयों के साथ भेदभाव होता रहा अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन फिर भी चार्टर एक्ट 1833 में ये प्रावधान किया गया कि जितने भी प्रकार के पद होंगे ब्रिटिश प्रशासन में भारत में, उन सब पदों पर भारत के व्यक्ति जो भारतीय होंगे वो योग्य माने जाएंगे। समस्त प्रकार के सरकारी पदों के लिए भारतीयों को योग्य माना गया। अब तक केवल ब्रिटिश लोग ही उनके लिए योग्य थे, अब यहाँ पर भारतीयों को भी इसके योग्य माना गया। योग्यता का सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी कि जो वास्तव में योग्य है उसको उसकी योग्यता के आधार पर कोई भी सरकारी पद प्रदान किया जा सकता है। केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो मापदंड है, ये धर्म, वंश, रंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को योग्यता के कारण से वंचित नहीं किया जा सकता था। पहले जैसे कि जो बड़े सरकारी पद थे उसमें केवल ब्रिटिश लोग ही पदासीन हो सकते थे, लेकिन इस एक्ट के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि भारतीय भी इस पर आसीन हो सकते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य का आंशिक रूप से समावेश किया गया। एक जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उसमें परिषद में एक और अतिरिक्त सदस्य जोड़ा गया, और वो अतिरिक्त सदस्य हुआ करता था विधि सदस्य। और विधि सदस्य के रूप में यहाँ पर पहली बार एक चीज की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था कानून बनाने का।
अभी जैसे अपन ने बात की कि गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए जो नियम थे वो विनियम नहीं कहलाएंगे बल्कि अधिनियम कहलाएंगे, यानी कानून कहलाएंगे। जब गवर्नर जनरल कानून बनाता है तो एक ऐसे व्यक्ति की भी उसमें नियुक्ति होनी चाहिए जो कानूनी सदस्य हो, जिसको कानून बनाने का, कानून के बारे में, कानून की बारीकियों के बारे में अच्छे से जानकारी हो। इसीलिए इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक और नया सदस्य जोड़ा गया जिसको विधि सदस्य कहा गया। विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, यानी कि विधि आयोग होगा जो विधि के बारे में गवर्नर जनरल को सलाह देने का कार्य करेगा। आज भी भारत में आज़ादी के पश्चात विभिन्न समय पर राष्ट्रपति के द्वारा विधि आयोग की स्थापना की जाती है जो विधि के बारे में राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य करते हैं। दास प्रथा गैर कानूनी घोषित कर दी गई। इस एक्ट की एक बड़ी विशेषता थी कि जो भारत में प्रचलित दास प्रथा थी, जो सल्तनत काल से दास, जो गुलाम वंश जो आता है भारत में, सल्तनत काल से जो चली आ रही थी और अब तक विराजमान थी, उस दास प्रथा को समाप्त करने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया और दास प्रथा को यहाँ अंग्रेजों ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मद्रास व बंबई परिषदों की कानून बनाने की शक्तियां समाप्त कर दी गई, यानी कि पूर्ण केंद्रीयकरण कर दिया गया। इससे पहले ये व्यवस्था थी कि मद्रास और बंबई परिषदें, जो वहाँ की प्रेसिडेंसियां थी, वहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनी हुई थी, उनको कानून बनाने का अधिकार दिया गया था कि अपनी प्रेसिडेंसी के संचालन के लिए वो कानून बना सकती है। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से उनका ये अधिकार समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास आ गया। इसके कारण से बंबई और मद्रास की जो परिषदें थी उनकी कानून बनाने की शक्तियां समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। हालांकि ये बात अपन पहले कर चुके हैं कि कंपनी का जो व्यापारिक कार्य था वो समाप्त कर दिया गया, अब उसको केवल राष्ट्रीय कार्य ही करने थे। और इस कारण से कंपनी का 1813 के चार्टर एक्ट से जो भारत के साथ व्यापारिक अधिकार समाप्त किया गया, केवल चीन और चाय का व्यापार ही उसको दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा 20 साल के बाद 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार करने का और चाय का व्यापार का जो एकाधिकार था वो भी आखिरकार समाप्त कर दिया गया। यानी कि हम यूँ कर सकते हैं कि अब कंपनी पूरी तरह से व्यापारिक कंपनी के रूप में समाप्त हो गई और अब वो केवल और केवल राष्ट्रीय कंपनी बनकर ही रह गई। प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट से जो ये व्यवस्था की गई थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया और पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड विलियम बेंटिंक सन 1835 में, क्योंकि 1833 में चार्टर एक्ट पारित हुआ था और 1835 में लागू हुआ था, इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। प्रथम विधि सदस्य बने लॉर्ड मैकाले सन 1835 में। अभी जैसे अपन ने बात की कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य का समावेश किया गया, एक अलग से विधि सदस्य स्थापित किया गया ताकि वो विधि के मामले में गवर्नर जनरल को सलाह दे सके। और इस एक्ट के माध्यम से प्रथम विधि सदस्य बने लॉर्ड मैकाले और इन्होंने भारत के लिए यहीं से विधि यानी कानून बनाने की प्रक्रिया का शुभारंभ किया था और ये 1835 में बने थे। तो ये थे 3 महत्वपूर्ण एक्ट, सन 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। और इसके आगे के चार्टर एक्ट अब अगले वीडियोस में बात करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और फिर से एक निवेदन आपसे, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद।